क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको गुर्जर प्रत्याहार राजवंश के बारे में बताया था और पिछली अपनी जो क्लास थी उसमें मैंने आपको नागवट सेकंड और रामभद्र के बारे में बताया था और मैंने आपको यह भी बताया था कि रामभद्र के जो पुत्र थे मिहिर भोज, इन मिहिर भोज के द्वारा अपने ही पिता रामभद्र की हत्या कर दी जाती है। इसी कारण गुर्जर प्रत्याहार वंश में जो पितृ अंतशासक था उसका नाम था मिहिर भोज। तो आज अपन उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन मिहिर भोज के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार मिहिर भोज के शासनकाल में इस गुर्जर प्रत्याहार राजवंश का विकास हुआ था। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं मिहिर भोज। मिहिर भोज तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि गुर्जर प्रत्याहार राजवंश के संबंध में आपको उपाधियां विशेष रूप से याद रखनी है। तो अगर मिहिर भोज की उपाधियों की बात करें, उपाधियां तो उपाधियों में आप बता सकते हो आदि वराह, आदि वराह, आदि वराह। उसके अलावा आप बता सकते हो प्रभास। मैंने आपको मिहिर भोज की दो उपाधियां बताई है, एक आदि वराह और दूसरी प्रभास। तो आदि वराह जो उपाधि है वह कौन से अभिलेख में बताई गई है? तो आप बताओगे ग्वालियर, ग्वालियर अभिलेख। किस अभिलेख में मिहिर भोज को आदिवराह कहा गया है? तो आंसर है उसका ग्वालियर अभिलेख। और बात करें अपन प्रभास उपाधि की तो ये एक दौलतपुर अभिलेख आता है। कौन सा अभिलेख? दौलतपुर अभिलेख। इस दौलतपुर अभिलेख में जो मिहिर भोज है इसको प्रभास कहा गया है। तो मैंने आपको इनकी उपाधियों के बारे में बता दिया है। आगे अपन बात करें मिहिर भोज के बारे में तो इनके सिक्कों पर, इनके सिक्कों पर इनके सिक्कों पर श्रीमद आदिवराह नाम उत्कीर्ण है। श्रीमद आदिवराह नाम उत्कीर्ण है। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है इनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए उन पर श्रीमद आदिवराह नाम लिखा हुआ है। आगे बात करें अपन इस मिहिर भोज की तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? इसको संपूर्ण पृथ्वी का विजेता भी कहा जाता है। इसे संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा जाता है। मैंने क्या बताया आपको कि ये जो मिहिर भोज है इसको क्या बोला जाता है? इसको संपूर्ण पृथ्वी का विजेता भी कहा जाता है। उसके अलावा अपन बात करें तो इसको हिंदुओं का रक्षक तथा इस्लाम की दीवार भी कहा जाता है। और क्या बोल सकता हूं मैं? हिंदुओं का रक्षक, हिंदुओं का रक्षक
तथा इस्लाम की दीवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदुओं का रक्षक तथा इस्लाम की दीवार भी कहा जाता है। आगे बात करें अपन इस मिहिर भोज के बारे में, तो यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो यह किस धर्म का अनुयायी था? तो आप बताओगे ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और मैंने आपको बताया हिंदुओं का रक्षक तथा इस्लाम की दीवार भी इसी मिहिर भोज को कहा जाता है। आगे बात करें अपन त्रिकोणात्मक संघर्ष की, क्योंकि मिहिर भोज के समय में भी त्रिकोणात्मक संघर्ष चल रहा था। तो अपन त्रिकोणात्मक संघर्ष की भी बात करते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा कौन? मिहिर भोज। और समकालीन पाल वंश के जो शासक थे, समकालीन पाल वंश के जो शासक थे, उनका नाम था देवपाल। समकालीन पाल वंश के शासक कौन? देवपाल। और एक नाम और आता है, आप याद रख सकते हो, नारायण पाल। ये दो शासक समकालीन थे, देवपाल और नारायण पाल, जो किस वंश के शासक थे? पाल वंश के शासक थे। और इधर दक्षिण भारत में बात करें अपन समकालीन राष्ट्रकूट शासक की, राष्ट्रकूट शासक, तो उनका नाम था कृष्ण या कृष्णा सेकंड। तो होता क्या है, मैं क्या बता रहा हूं आपको, त्रिकोणात्मक संघर्ष में समकालीन पाल वंश के शासक देवपाल और नारायण पाल, इधर समकालीन राष्ट्रकूट शासक कृष्ण सेकंड, और इधर गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज। तो होता क्या है, इस मिहिर भोज के द्वारा जो पाल वंश के शासक थे देवपाल और नारायण पाल, इनके ऊपर क्या किया गया? आक्रमण किया गया और इनको क्या कर दिया? डिफीट कर दिया। इस मिहिर भोज के द्वारा इनके ऊपर आक्रमण किया गया और आक्रमण में ये विजयी रहता है। इसकी क्या होती है? जीत। और इस देवपाल और नारायण पाल को हार का सामना करना पड़ता है। फिर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इस मिहिर भोज के द्वारा इस पाल वंश के राजा देवपाल और नारायण पाल को डिफीट कर दिया जाता है और इसी मिहिर भोज के द्वारा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण सेकंड के ऊपर भी आक्रमण किया जाता है और इस युद्ध में भी कृष्ण सेकंड को हार का सामना करना पड़ता है। और ये जो मिहिर भोज थे, ये इस युद्ध में भी क्या रहते हैं? विजयी रहते हैं, विजयी रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, मिहिर भोज के द्वारा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण सेकंड को डिफीट किया गया और पाल वंश के राजा देवपाल और नारायण पाल को भी डिफीट किया गया था। और ये जो कृष्ण सेकंड था, इससे मतलब उज्जैन को छीन लिया था, अर्थात मिहिर भोज के द्वारा उज्जैन पर अधिकार भी कर लिया गया था। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं स्टार लगा के, इसके द्वारा, किसके द्वारा? मिहिर भोज के द्वारा, इसके द्वारा उज्जैन पर, उज्जैन पर अधिकार कर लिया गया।
किस पे अधिकार कर लिया गया? उज्जैन पर अधिकार कर लिया गया और कृष्णा सेकंड को डिफीट कर दिया गया। तो उपाधियों में आप याद रखोगे आदिवरा, ऐसा ग्वालियर अभिलेख में बताया गया है, और प्रभास दौलतपुर अभिलेख में इस मिहिर भोज को बताया गया है, और इसके सिक्कों पर श्रीमद आदिवरा नाम उत्कीर्ण है। फिर मैंने आपको बताया कि इसको संपूर्ण पृथ्वी का विजेता भी कहा जाता है, और इसको हिंदुओं का रक्षक तथा इस्लाम की दीवार भी कहा जाता है। और ये मिहिर भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था, और त्रिकोणात्मक संघर्ष में इस मिहिर भोज के द्वारा राष्ट्रकूट शासक कृष्णा सेकंड को डिफीट करके जो कृष्णा सेकंड की राजधानी थी उज्जैन, इस पे अधिकार कर लिया गया, और समकालीन पाल वंश के राजा देवपाल और नारायण पाल को भी इस मिहिर भोज के द्वारा डिफीट किया गया था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगले जो गुर्जर प्रत्यार वंश के शासक हैं महेंद्रपाल प्रथम, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अगले जो गुर्जर प्रत्यार वंश के शासक थे उनका नाम था महेंद्रपाल प्रथम। तो अपन महेंद्रपाल प्रथम के बारे में अब चर्चा करने वाले हैं। तो आपको मिहिर भोज के संदर्भ में इसकी उपाधियां विशेष रूप से याद रखनी है, और इसको संपूर्ण पृथ्वी का विजेता भी कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अगले जो गुर्जर प्रत्यार राजवंश के जो शासक थे उनका नाम था महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम। अगर अपन इनके दरबारी विद्वान की बात करें तो इनके दरबारी विद्वान, तो दरबारी विद्वान में आप अगर इनके दरबारी विद्वान की बात करें तो दरबारी विद्वान में आप नाम बता सकते हो किसका? चंद्रशेखर का, क्योंकि ये इनके दरबारी विद्वान थे। सॉरी, चंद्रशेखर नहीं, राजशेखर, क्योंकि यहाँ पे अपन महेंद्रपाल प्रथम की बात कर रहे हैं। तो महेंद्रपाल प्रथम के समकालीन अगर इनके दरबारी विद्वान की बात करें तो उनका नाम क्या आता है? उनका नाम आता है राजशेखर। क्या नाम था उनका? राजशेखर। और इन राजशेखर के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए तो अपन उन ग्रंथों की भी चर्चा करेंगे। जैसे बात करें कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, उसके बाद में बात करें अपन बाल रामायण की, बाल रामायण। अगला जो इनका ग्रंथ था वो था विद्याशाल मंजिक, विद्याशाल मंजिक। बात करें अपन भुवन कोश की, भुवन कोश, और भुवन कोश के बाद में बात करें अपन तो हरविलास, ये ग्रंथ भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। कौन सा ग्रंथ? हरविलास। आगे बात करें अपन तो काव्य मीमांसा जो ग्रंथ था वह भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। काव्य मीमांसा, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? इनके जो दरबारी थे राजशेखर, उनके द्वारा ये ग्रंथ लिखे गए थे, जो समकालीन किसके थे? महेंद्रपाल प्रथम के समकालीन थे। उसके अलावा मैं स्टार लगा के यहाँ पे एक बात आपको नोट करवा देता हूं कि राजशेखर ने अपने ग्रंथों में महेंद्रपाल प्रथम को
महेंद्र पाल प्रथम को रघुकुल चूड़ामणि निर्भय नरेश तथा निर्भय नरेंद्र कहा है? नरेंद्र कहा है? तो राजशेखर के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे तो उन ग्रंथों में यह जो महेंद्रपाल प्रथम था इसको रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय नरेश और निर्भय नरेंद्र ये किसने कहा है? तो राजशेखर ने किसके लिए कहा है? महेंद्रपाल प्रथम के लिए कहा है। तो ये थे गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा महेंद्रपाल प्रथम। इनके पश्चात अगले जो शासक बने गुर्जर प्रतिहार वंश के उनका नाम था महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम। तो राजशेखर इनके भी समकालीन थे। तो राजशेखर इनके भी समकालीन थे। और बात करें अपन जो बगदाद इराक निवासी जो अल मसूदी था वो भी इन्हीं के समय में आया था। तो अल मसूदी इन्हीं के समय आया था। और बात करें उपाधियां तो इनकी जो उपाधियां आती है तो उपाधियों में आप बता सकते हो आर्यावर्त का महाराजाधिराज और रघुकुल का मुकुटमणि। तो आप दो उपाधियां बताओगे आर्यावर्त का महाराजाधिराज महाराजा धीराज, आर्यावर्त का महाराजाधिराज, उसके अलावा रघुकुल का मुकुटमणि। किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे महिपाल प्रथम को। और ये जो दोनों उपाधियां हैं ये राजशेखर ने अपने ग्रंथों में इस महिपाल प्रथम को प्रदान की है। मैं क्या बता रहा हूं कि ये जो दोनों उपाधियां लिखी है मैंने आर्यावर्त का महाराजाधिराज और रघुकुल का मुकुटमणि, ये दोनों उपाधियां राजशेखर ने अपने ग्रंथों में किसको प्रदान की है? इस महिपाल प्रथम को प्रदान की है। अब अगले जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं उनका नाम है यशपाल, जो इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश के अंतिम शासक भी थे। तो अपन यशपाल के बारे में भी यहीं पे बात करते हैं। एक तो आप ये याद रखोगे नाम यशपाल। तो यशपाल गुर्जर इस वंश के अंतिम शासक या गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इस वंश के अंतिम शासक थे। इस वंश के कैसे शासक थे? अंतिम शासक थे। और जब मैंने आपको अजमेर सांबर का इतिहास पढ़ाया था तो उस समय आपको ये बात बताई थी कि कन्नौज का एक शासक आता है जयचंद्र गैडवाल, और जयचंद्र गैडवाल की पुत्री का नाम था संयोगिता। तो
उसी जयचंद्र गेडवाल के द्वारा होता क्या है मैं बताता हूं आपको। जयचंद गेडवाल के द्वारा प्रतिहारों से कन्नौज छीनकर उनका, क्या बताया मैंने आपको, जयचंद्र गेडवाल के द्वारा प्रतिहारों से कन्नौज छीनकर उनका अस्तित्व हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया। तो यह था मामला इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश का। तो अब अपन अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें अपन 1857 की क्रांति की मतलब चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में अपन राजस्थान में किसान आंदोलनों की चर्चा करेंगे। तो मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ, फिर आप इसको नोट आउट करके अपन अपनी इस क्लास को यहीं पे विराम देंगे। तो जो अगले शासक थे मिहिर भोज के पश्चात गुर्जर प्रतिहार राजवंश के, उनका नाम था महेंद्रपाल प्रथम। तो इनके दरबारी विद्वान थे राजशेखर, और राजशेखर के द्वारा कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, विद्याशाल मंजिक, भुवन कोश, हरविलास और काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ लिखे गए थे। और राजशेखर ने अपने ग्रंथों में इस महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय नरेश और निर्भय नरेंद्र कहा था। फिर मैंने आपको महिपाल प्रथम के बारे में बताया कि राजशेखर इनके दरबारी विद्वान भी, इन्हीं के भी दरबारी विद्वान रहे थे। और एक बगदाद इराक निवासी अल मसूदी आता है जो एक इतिहासकार था, वो भी इस महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया था। फिर मैंने आपको उपाधियों के बारे में बताया कि राजशेखर के द्वारा इनको आर्यावर्त का महाराजाधिराज और रघुकुल का मुकुटमणि कहा गया है। फिर मैंने आपको यशपाल के बारे में बताया कि गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक की अपन बात करें तो उनका नाम था यशपाल। और जो कन्नौज के शासक थे जयचंद्र गेडवाल, उनके द्वारा इन प्रतिहारों से कन्नौज को छीन लिया गया और प्रतिहारों का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। तो यह था गुर्जर प्रतिहार राजवंश का राजस्थान के संदर्भ में इतिहास। अब अपनी जो अगली क्लास होगी वो किसके संदर्भ में होगी, 1857 की महान क्रांति के संदर्भ में होगी। तो आप इसको अच्छे से नोट आउट कर सकते हो। तो अपन अपनी आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।